नमस्कार, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पर, देविका क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडियन पॉलिटी और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री ये दो सीरीज चल रही हैं समानांतर रूप से, और उसमें इंडियन पॉलिटी जो चल रही है उसमें पिछले के 2-3 लेक्चर आपने देखे होंगे, तो वो काफ़ी व्यापक रूप में आपको मिले हैं, यानी व्यापक रूप का मतलब है इन डिटेल मिले हैं। तो इसी प्रकार से हम इस इंडियन पॉलिटी को चलाते रहेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं क्वेश्चनों से शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, हम कल पढ़ रहे थे, यानी आपने पीछे वाली, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप मेरी पीछे की 2-3 वीडियो नहीं देख लेंगे, यानी पीछे वाली वीडियो नहीं देख लेंगे, ये पक्का है। ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे की 2-3 वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रतियोगी संघवाद बनाम सहकारी संघवाद। या तो ये पूछ सकता है कि प्रतियोगी संघवाद और सहकारी संघवाद में क्या अंतर है, पूछ नहीं सकता। याद रखना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता है प्रतियोगी संघवाद बनाम सहकारी संघवाद। ये एक नींव है उन क्वेश्चनों की, यानी ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका फाउंडेशन है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से इस पर रख करके बनाएगा, वो इस पर ही रख करके करंट को जोड़ करके बना सकता है वो एग्जामिनर। तो आपको अगर ये स्पष्ट रूप से पता है कि प्रतियोगी संघवाद और सहकारी संघवाद क्या होते हैं, तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। आप देखिए, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में, यहां से सुनने के बाद में, अपने नोट्सों में इसे लिखने के बाद में आपको बुक जरूर पढ़नी है। मैं ये हमेशा कहता हूं आपसे, चाहे वो बुक कोई सी भी हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे सुभाष कश्यप हो, बुक डजंट मैटर। ये समझ लीजिए कि यदि आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रतियोगी संघवाद बनाम सहकारी संघवाद यदि आपको पता है तो आप यहां आपने समझा है तो बुक में आसानी से समझ में आएगा, और फिर ऐसे रीडिंग की तरह से आप बचपन में जो रीडिंग करते थे और कहानियां सुनते थे चंपक चाचा की, उसी प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, और देखिए इस चैनल पर आपसे सब्सक्राइब और शेयर करने की बार बार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट हो जाते हैं तो इसका मतलब हम कहते नहीं हैं, और हम कहते नहीं हैं तो आपको लंबे समय तक, हमको और आपको दोनों को जोड़ने के लिए, लंबे समय तक जोड़ने के लिए आपको शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि अब आप इतने तो बच्चे हैं नहीं कि जब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आमदनी का स्रोत क्या होगा, बताइए। हालांकि इसमें मुझे तो पता नहीं है अभी कि क्या आमदनी होती है, सुनते हैं ऐसा, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य आमदनी का नहीं है, मेन उद्देश्य है आपको कुछ दे सकूं। मैंने जो शुरुआत की थी, थोड़ी बहुत बात हो भी जाया करें हमारी तुम्हारी। अब देखिए, मैं कैमरे के इधर हूं, आप कैमरे के उधर हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम भी आपसे बात कर लेते हैं। मैंने जब ये चैनल की शुरुआत की थी तो ये सोच करके की थी कि इसके वनडे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन फिर मैंने 2-4 दिन में मुझे रियलाइज हुआ, 2-4-5-10 दिन में, कि इस प्रकार से तो और भी प्लेटफॉर्म हैं छात्रों के लिए, फिर हमारा यहाँ रहने का क्या अर्थ है, यानी हमारे यहाँ आने का क्या अर्थ है इस चैनल पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया कराई जाएं आपको जो और चैनल्स नहीं कराते हैं, और चैनल्स उनसे बचते हैं। तो इसीलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ एक तरीके से इसकी नींव दी जाएगी, और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा। यहां से
सेकंड क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा बातें नहीं करनी है, और सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही देंगे, अब इतने पे भी नहीं करेंगे, आपका फिर तो जमीर मर गया है। क्षैतिज संघवाद बनाम ऊर्ध्वाधर संघवाद, यानी इन दोनों, ये जो चीज हैं, ये आपको बोर्ड पे जो कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, प्रतियोगी संघवाद बनाम सहकारी संघवाद और क्षैतिज संघवाद बनाम ऊर्ध्वाधर संघवाद, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को आज का केंद्र बिंदु मान करके लगभग 15 मिनट में इसको समाप्त कर देंगे। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको देखने से ऐसे लग रहा है कि आपने सुना नहीं है, नहीं आप जिन्होंने तैयारी, आप खलीफा हैं, दिल्ली और इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों का आपने पानी पिया है, तो आपको पता होगा। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, उनकी बता रहा हूं, उन्होंने ये शब्दों को कम ही सुना होगा। यानी संघवाद, प्रतियोगी संघवाद और सहकारी संघवाद को समझने से पहले हमें, इन्हें समझने से पहले हमें क्षैतिज संघवाद और ऊर्ध्वाधर संघवाद समझना होगा। ऊर्ध्वाधर संघवाद, या कह सकते हैं इसे क्षैतिज को क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल। तो इनको समझने से पहले हमें इनको समझना विशेष जरूरी है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल फेडरलिज्म और वर्टिकल फेडरलिज्म, यानी कि क्षैतिज संघवाद और ऊर्ध्वाधर संघवाद। तो संघ का मतलब क्या था? हम इतनी देर से संघात्मक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी संघात्मक व्यवस्था आपने देखी मेरे साथ 3 प्रकार की थी, संघ, परिसंघ और महासंघ। ये 3 प्रकार की आपने संघात्मक व्यवस्था को देखा था। इस संघ में क्या होता था कि सेंटर ज्यादा मजबूत होता था अपेक्षाकृत स्टेट के, जिसे यूनियन बोला जाता है इंग्लिश में। इसमें सेंटर और स्टेट के पास में इक्वल शक्तियां होती हैं, और महासंघ में स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है अपेक्षाकृत सेंटर से। स्टेट का मतलब राज्य, सेंटर का मतलब केंद्र। केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है राज्यों से यहां पर, ठीक है। अब देखिए, यह है सेंटर। सेंटर के पास अब हम इस वाली शक्ति को ले रहे हैं, यानी संघ को देख रहे हैं। सेंटर के पास ज्यादा शक्ति है, चीजों को समझते चलना। अगर एक भी वर्ड मेरा मिसिंग किया तो चीजें खत्म वहीं। सेंटर के पास ज्यादा शक्ति है इस वाले भाग में, और यहां से स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। अब देखिए, दोनों चीजों को अभी समझ में आ जाएगा कि क्षैतिज संघवाद और ऊर्ध्वाधर संघवाद है क्या, यानी हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म और वर्टिकल फेडरलिज्म है क्या। यहां यानी कि सेंटर के पास में ज्यादा शक्तियां हैं अपेक्षाकृत स्टेट के, यानी कि स्टेट जो हैं वो निर्भर हैं किस पर, सेंटर पर।
तो आपको, और देखिए दूसरी जगह इस वाली व्यवस्था को लेते हैं, यहां पर सेंटर इज इक्वल टू स्टेट 1, सेंटर स्टेट 1 के इक्वल है, स्टेट 1 स्टेट 2 के, सॉरी, सेंटर जो है वो स्टेट के इक्वल है, सेंटर स्टेट 2 के भी इक्वल होगा, सेंटर स्टेट 3 के भी इक्वल होगा। यानी अब मुझे बताइए कि आपको ये वाला जो डायग्राम है वो वर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, यानी ये ऊर्ध्वाधर और ये कैसा, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। यानी कि आप कह सकते हैं, आपको चीजें मुझे लगता है आप समझ में आ गई होंगी, यानी कह सकते हैं कि सेंटर के पास में यदि ज्यादा शक्ति है अपेक्षाकृत स्टेट के, तो वहां पर कौन सा संघवाद बनेगा, ऊर्ध्वाधर संघवाद बनेगा। क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर संघवाद बनेगा, ठीक है। और जहां सेंटर के पास और स्टेट के पास बराबर शक्तियां हैं, तो यहां क्या बनेगा, जाहिर सी बात है, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। ठीक है, और यहां वर्टिकल। अब देखिए ये किसका उदाहरण है, यानी वर्टिकल फेडरलिज्म इंडिया का उदाहरण है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म यूएसए का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये सेंटर, ये संबंध जो है वर्टिकल फेडरलिज्म और हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, यानी कि ऊर्ध्वाधर संघवाद और ये क्या है, क्षैतिज संघवाद जो है, ये संबंध है वो किस में है दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपको सेंटर और स्टेट के बीच में। याद रखना, सेंटर और स्टेट के बीच में दिखा रहा है। ये स्टेट और स्टेट के बीच में नहीं दिखा रहा है, ये केवल सेंटर और स्टेट के बीच में दिखा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेंटर और स्टेट के बीच में यूएसए में कौन सा संबंध है, हॉरिजॉन्टल। इंडिया में कौन सा है, वर्टिकल। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, एक कूट दे देगा इतना लंबा चौड़ा, आपका दिमाग सन्न, दिमाग की कटोरी पूरी हिल गई। तो हमें अब इसके बाद में हम समझते हैं कि प्रतियोगी और सहकारी, यानी कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। यहीं पर समझिए इसे। देखिए, इसे रफ नहीं कर रहे। ये जो वर्टिकल है, यहां पर आपको लग नहीं रहा कि सेंटर ज्यादा मजबूत है और सेंटर मजबूत। देखिए, पहले तो इनका मतलब समझिए। प्रतियोगी, प्रतियोगी का मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य प्रतियोगिता में आ जाएं, यानी कंपटीशन फाइट करें, चाहे वो विकास के नाम पर करें, समझ रहे हैं ना। और यहां पर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, सहकारी। सहकारी का मतलब कोऑपरेटिव, यानी कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव। सहकारी, कोऑपरेट करना। कोऑपरेट कब करेंगे एक दूसरे को, कोऑपरेट जब करेंगे जब सेंटर मजबूत होगा स्टेट के, जब सेंटर मजबूत होगा स्टेट के, तब यहां पर कोऑपरेटिव वाली स्थिति आएगी, यानी सहकारी वाली स्थिति आएगी। जब यहां हम बराबर शक्तियां दे देंगे तो ये क्यों कोऑपरेट करेंगे, क्यों सहकारिता दिखाएंगे, समझने वाली बात है। यहां पर प्रतियोगी संघवाद की भावना आएगी, यानी स्टेट केंद्रों से कहेंगे कि हमारे पास भी इक्वल शक्तियां हैं और आपके पास भी इक्वल शक्तियां हैं, यानी हमारे तुम्हारे पास इक्वल शक्तियां हैं,
तो हम क्यों आपसे सहकारिता की भावना दिखाएं? हम तो कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगी की भावना दिखाएंगे, यानी इनसे आगे निकलने का, यानी सेंटर से आगे निकलने का स्टेट प्रयास करेगा और स्टेट से आगे निकलने का सेंटर प्रयास करेगा। लेकिन यहां सेंटर को ज्यादा मजबूत बना दिया है, तो न चाह करके भी स्टेट को सेंटर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, न चाह करके भी स्टेट को सेंटर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और यहां पर फिर सहकारिता की भावना आएगी, यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना आएगी और यहां पर कॉम्पिटिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो संबंध है अभी हमने जो बताया वो केवल सेंटर और स्टेट के बीच में है, ठीक है। लेकिन स्टेट और स्टेट के बीच की पूछ ले, स्टेट और स्टेट के बीच का संबंध पूछेगा। यहां देखिए बहुत हॉचपॉच हो रहा है, लेकिन अगर मेरी कलम यहां है और दिमाग आपका स्थिर है तो आपको निश्चित ही समझ में आ रहा होगा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि थंबनेल पे बना करके डाल दिया कि बोलो 15 में से 10 आ जाएंगे निश्चित, रेलवे में आ जाएंगे, एनटीपीसी में आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार के थंबनेल बना करके वो एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का वो सब जमाने गए। अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना सीख जाइए, अपनी आदत में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। तो मैं कह रहा था कि ये जो संबंध है वो सेंटर और स्टेट के बीच में है, लेकिन भारत में सेंटर जो होगा, मैं इसे थोड़ा सा यहां से स्किप कर देता हूं इसे, लेकिन भारत में कोई स्टेट वन गुजरात मान लेते हैं, ये गुजरात है, और स्टेट 2 सिक्किम है, और स्टेट 3 मान लेते हैं, बीमारू राज्य ले लेते हैं एक, बिहार। अब देखिए इन तीनों में कौन सा संबंध बनेगा। यहां तो हमने बता दिया कि यहां वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब है सहकारिता की भावना है, यहां प्रतियोगी की भावना है। लेकिन यहां पर इसे सिक्किम की जगह महाराष्ट्र कर लीजिए, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये गुजरात, ये महाराष्ट्र और ये बिहार। अब देखिए आप एक चीज का एनालाइज करिए, यहां पर ये गुजरात है, गुजरात और महाराष्ट्र कमावेश विकास के आधार पर देखा जाए तो दोनों 19-20 हैं। लेकिन वहीं बिहार भाई, बिहार में कोई विदेशी कंपनी आकर के क्या कोई फैक्ट्री लगाएगी, अपनी कोई कंपनी लगाएगी विदेशी कंपनी आकर के? नहीं लगाएगी, क्योंकि यहां इनके पास में इतना माहौल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार रहा, उत्तर प्रदेश रहा, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उतल पुतल हैं। अब मान के चलो कोई विदेशी कंपनी आई और यहां दंगा हो गया, आग लगा दी, तमाम तरीके की बातें हैं, धरना हो गया, कंपनी को शुरू ही नहीं करने दे रहे, तो विदेशी जो कंपनियां हैं वो इस तरीके के बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में आने से बचती हैं। वहीं गुजरात नंबर 1 टॉप मॉडल है, महाराष्ट्र यहां पर आती है, यहां पर काम भी करती है। तो आप मुझे बताइए, वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में कैसा संबंध आपको दिखाई दे रहा है? कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव? बताइए, यहां पर कॉम्पिटिटिव दिखाई दे रहा है या कोऑपरेटिव? तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है हमें, वो दिखाई दे रहा है कॉम्पिटिटिव, यानी प्रतियोगी संघवाद। टेस्ट क्लियर? अब देखिए गुजरात और बिहार में लीजिए, गुजरात यहां है तो बिहार यहां, तो ये कंपटीशन के माहौल में है? नहीं है, ये बिहार कंपटीशन के माहौल में ही नहीं है। इसे जरूरत है किसकी? गुजरात की। इसे जिस प्रकार से केंद्र की जरूरत थी, यहां इसे बिहार मान लेंगे, तो जिसे इस प्रकार से जब केंद्र की जरूरत थी, ठीक उसी प्रकार से इसे जरूरत है बिहार की मदद की। गुजरात इसे सहकारिता की भावना दिखाए, गुजरात इसे सहकारिता की भावना दिखाएगा।
जब ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी बिहार में भी मान करके चलिए विकास की शुरुआत हो गई और गुजरात और बिहार ऐसे हैं और धीमे धीमे बिहार प्रगति कर रहा है, उत्थान कर रहा है अपना, तब वहां पर प्रतियोगी संघवाद की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन अभी क्या है, यहां गुजरात और बिहार में क्या रिलेशन बनेगा, सहकारी भावना का, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। मुझे लग रहा है ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र में और बिहार में सहकारी का। यानी कि अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे और ठीक यही बात यूएसए के संदर्भ में भी है, यही बात यूएसए के संदर्भ में भी है। क्या है यूएसए के संदर्भ में, इसे थोड़ा सा यहां से रफ करके, यानी यूएसए में भी, यूएसए में लगभग 50 राज्य हैं, लगभग क्या इंश्योर है 50 राज्य ही हैं। तो यूएसए में भी ठीक इसी प्रकार से है भारत की तरह से, यानी प्रत्येक राज्य, ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक राज्य एक ही विकास के पथ पर चलता हो, नहीं, वहां पर भी छोटे बड़े राज्य हो सकते हैं विकास के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नहीं, विकास के दृष्टिकोण से छोटे बड़े राज्य हो सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं एक्स वाई जेड, यानी इसे मान लेते हैं अविकसित राज्य और इन दोनों को मान लेते हैं विकसित। तो इन दोनों में कैसी भावना आएगी, इन दोनों में भावना आएगी प्रतियोगी संघवाद की। किसकी, प्रतियोगी संघवाद की। इन दोनों में कोऑपरेटिव की, इन दोनों में कोऑपरेटिव की। ठीक है, मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या अंतर है, यानी प्रतियोगी संघवाद और सहकारी संघवाद में क्या अंतर है। भाई कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या है, कोऑपरेट करना। बड़ा राज्य विकास के दृष्टिकोण से यदि कोई बड़ा राज्य है तो वह छोटे बीमारू राज्य को कोऑपरेट करे। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए पहले इनमें, यानी वाई में और जेड में या एक्स और जेड में, बात तो एक ही रिलेशन बनना है, कौन सा, कोऑपरेटिव वाला। तो एक्स और जेड में जब हम अंतर देखेंगे एक्स में और जेड में, तो आप बताइए मुझे कि यह अभी कौन सी में है, सहकारिता की भावना में है। क्या यह कभी प्रतियोगी की भावना में आएगा, प्रतियोगी संघवाद बनेगा? एक्स और जेड के बीच में जो संबंध बनेगा वो प्रतियोगी संघवाद का बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन पहले प्रतियोगी संघवाद यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से बनने के लिए उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से गुजरना पड़ेगा। यानी कि जब कोई दो राज्य बराबर में जब ही टक्कर करेंगे, जब ही उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, जब पहले उनमें एक बीमारू राज्य जो होगा, पहले उनमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना होगी। तो यहां से क्या है, आप क्या समझे, इस पूरे जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा हौज पौज सा दिखाई दे रहा है, इससे क्या समझे? मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना है। चलो यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। पहला कूट ये हो गया, दूसरा कूट क्या दे सकता है कि बताइए यूएसए में सेंटर और स्टेट के बीच, अच्छा यहां पर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, यूएसए और सेंटर, यूएसए में सेंटर और स्टेट के बीच
प्रतियोगी संघवाद यानी कंपटीशन फेडरलिज्म, भावना है। तीसरा लिख लीजिए यहीं से, यूएसए में स्टेट और स्टेट के बीच केवल प्रतियोगी संघवाद की भावना है। यहां केवल पर थोड़ा सा हाईलाइट करना। चौथा भी बना लीजिए, इंडिया में स्टेट और स्टेट के बीच, मुझे लग रहा है यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल तो रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इंडिया में स्टेट और स्टेट के बीच कोऑपरेटिव के साथ यानी प्रतियोगी के सहकारिता के साथ प्रतियोगी संघवाद की भावना है। आपको ऐसे कोट दे देगा, पहला सही है, दूसरा, पहला दूसरा दो सही है, तीसरा, यही तो है प्रीलिम्स की मांग। अब बताइए, अच्छे अच्छे के दिमाग की कटोरी हिल जाएगी इस क्वेश्चन में, अगर उसने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा तो। समझ रहे ना, अब इतने तो समझदार आप हैं। तो आपने यदि पूरा का पूरा लेक्चर मेरा सुना होगा तो आप निश्चित है इसे अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें उत्तर लगाइए। क्या है इसका उत्तर, कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, या कौन सा गलत है इसमें। अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपना उत्तर लगा लीजिए वीडियो को पॉज कर, रोक करके पॉज करके। इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना है। बिल्कुल है, सही है, क्योंकि सेंटर अपेक्षाकृत स्टेट के मजबूत होता है। यूएसए में सेंटर और स्टेट के बीच प्रतियोगी संघवाद की भावना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों क्या होते हैं, वहां दोनों के पास में शक्तियों का विभाजन इक्वल है। तो वहां पर क्या, वहां पर प्रतियोगी संघवाद की भावना है। यूएसए में स्टेट और स्टेट के बीच में केवल प्रतियोगी संघवाद की भावना है, केवल, नहीं तो अमेरिका में भी तो कोई राज्य बड़ा हो सकता है विकास के दृष्टिकोण से, कोई छोटा हो सकता है, तो वहां पर प्रतियोगी के साथ साथ सहकारिता की भावना भी आएगी। इसके साथ में ये गलत हो जाता है। चौथे में इंडिया में स्टेट और स्टेट के बीच में सहकारिता के साथ साथ प्रतियोगी संघवाद की भी भावना मौजूद है। जी हाँ, आपने ये पूरा मेरे साथ में पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, निश्चित है। और यही तो क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे ही। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ में। ये संघात्मक, अंगात्मक, ये एकात्मक खत्म हो, लेकिन ये क्या है कि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? जब हम आपको यूएसए का संविधान पढ़ाएंगे, जब हम आपको ब्रिटेन का पढ़ाएंगे, फ्रांस का पढ़ाएंगे, स्विट्जरलैंड का पढ़ाएंगे, ये सभी संविधान। अभी देखिए बहुत आनंद आने वाला है आपको, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि ऐसे ही सामने पढ़ा रहा है कोई व्हाइट बोर्ड पर और दूसरे तो ऐसे चमकीले चमकीले से बोर्डों पर पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्डों पर पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसी भावना आपके मन में नहीं आएगी। आप बस केवल हमारे कंटेंट को देखते रहिए। धन्यवाद आज के लिए।